तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घोस्ट राइडर 3 के बारे में। दोस्तों अब तक इस एक तरह से यूनिवर्स के अंदर हमें 2 पार्ट देखने को मिले थे और एक बेहतरीन सुपर हीरो हमें देखने को मिला है, तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके तीसरे पार्ट के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के एंटी हीरो घोस्ट राइडर पर आधारित है। यह 2007 की फिल्म घोस्ट राइडर 8 का सीक्वल है और इसमें निकोलस केज ने जॉनी ब्लेज बटा घोस्ट राइडर 9 के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है, जिसमें सियारन हिंट्स, वायलेंटे प्लासिडो, जॉनी व्हिटवर्थ, क्रिस्टोफर लैम्बर्ट और इद्रीस एल्बा द्वारा चित्रित सहायक भूमिकाएं हैं। फिल्म का निर्देशन मार्क नेवेल्डिन और ब्रायन टेलर ने किया था, जिसकी पटकथा स्कॉट एम. गिम्पल, सेट हॉफमैन और डेविड एस. गोयर ने लिखी थी। 11 दिसंबर 2011 को एक रात के लिए सार्वजनिक रूप से रिलीज हुई घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की 17 फरवरी 2012 को 2D और 3D में व्यापक व्यावसायिक रिलीज हुई थी। जॉनी ब्लेज एक घोस्ट राइडर है जिसे राक्षसों का शिकार करने का श्राप मिला है और एक गुप्त धार्मिक संप्रदाय उसे डैनी नामक एक युवा लड़के की रक्षा करने में मदद करने के लिए कहता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह शैतान के अनुयायियों का लक्ष्य है। इस फिल्म को पहली फिल्म की तुलना में खराब आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें स्क्रिप्ट, CGI और प्रदर्शन की आलोचना की गई। 10 फिल्म ने $57 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले 149.4 मिलियन की कमाई की। 4, 6, 7 निकोलस केज ने कहा कि उन्होंने घोस्ट राइडर फिल्मों के साथ काम पूरा कर लिया है और योजनाबद्ध सीक्वल को रद्द कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद चरित्र के फिल्म अधिकार मार्वल स्टूडियो को वापस कर दिए गए। 11 और रॉबी रेयस का घोस्ट राइडर का संस्करण एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाई दिया। कथानक, ग्रामीण रोमानिया में मोरो नामक एक शराबी भिक्षु पास के मठ को रोरके की सेना द्वारा आसन्न घात के बारे में चेतावनी देता है। वे डैनी नामक एक युवा लड़के का अपहरण करना चाहते हैं और उस पर एक समारोह करना चाहते हैं जिससे वृद्ध रोरके खुद को डैनी के शरीर में स्थानांतरित कर सके। गोलीबारी शुरू हो जाती है और डैनी अपनी मां नाद्या के साथ भागने में सफल हो जाता है। मोरो जॉनी ब्लेज की तलाश करने का फैसला करता है, जो वर्तमान में राइडर को भागने से रोकने के लिए छिपा हुआ है। मोरो जॉनी की आत्मा को बहाल करने और डैनी को खोजने में राइडर की मदद के बदले घोस्ट राइडर के अभिशाप को हटाने की पेशकश करता है। नाद्या और डैनी को नाद्या के पूर्व प्रेमी रे कैरिगन ने पकड़ लिया है। वह नाद्या को मारने ही वाला था कि तभी घोस्ट राइडर प्रकट हुआ, जिसने कैरिगन के कई आदमियों को मार डाला। नाद्या घोस्ट राइडर का ध्यान भटकाती है, जिसे ग्रेनेड से गोली मार दी जाती है। नाद्या भाग जाती है, लेकिन डैनी को फिर से पकड़ लिया जाता है। कैरिगन ने राइडर के हस्तक्षेप के बारे में रोरके, जो वास्तव में छद्म रूप में मेफिस्टो है, को सूचित किया और रोरके ने डैनी पर एक जादू डाला ताकि राइडर उसका पीछा न कर सके। इस बीच ब्लेज एक अस्पताल में जागता है और नाद्या का पीछा करते हुए उसे अपनी मदद स्वीकार करने के लिए मनाता है। नाद्या बताती है कि उसने रोरके के साथ भी एक सौदा किया है और डैनी रोरके का बेटा है। उस रात नाद्या और जॉनी कैरिगन के एक संपर्क से पूछताछ करते हैं और जॉनी कैरिगन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। राइडर उभरता है और कैरिगन के आदमियों से भिड़ जाता है, एक सशक्त खनन मशीन का उपयोग करके उनके ठिकाने को नष्ट कर देता है और कैरिगन को घातक रूप से घायल कर देता है। राइडर नाद्या पर हमला करता है और उस पर पेनेस स्टेयर का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन डैनी उसे रोकने में सक्षम होता है। रोरके कैरिगन को लगभग मृत पाता है और उसे पुनर्जीवित करता है, जिससे उसे वह सब कुछ नष्ट करने की क्षमता मिलती है जिसे वह छूता है। जॉनी और नाद्या डैनी को मठ में लाते हैं, जहां मोरो बताते हैं कि घोस्ट राइडर ज़राथोस नाम का एक देवदूत है जिसे नर्क में प्रताड़ित किया गया था और पागल कर दिया गया था। मोरो जॉनी से कहता है कि वह आत्मा को भगा सकता है यदि जॉनी एक रहस्य बताता है जो केवल वह जानता है। जॉनी कबूल करता है कि रोरके के साथ उसका सौदा स्वार्थी था। उसके पिता ने अपने कैंसर को स्वीकार कर लिया था और मरने के लिए तैयार थे, लेकिन जॉनी इसे स्वीकार नहीं कर सका। मोरो आत्मा को भगा देता है और जॉनी फिर से इंसान बन जाता है। प्रमुख भिक्षु मेथोडियस डैनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैरिगन हस्तक्षेप करता है, भिक्षुओं को मार देता है और डैनी को पुनः पकड़ लेता है।
रोरके को डैनी के शरीर में स्थानांतरित करने की रस्म तब शुरू होती है जब जॉनी, नादिया और मोरो गुप्त रूप से समारोह में घुसपैठ करते हैं। कैरिगन मोरो को मार देता है जबकि डैनी घोस्ट राइडर को जॉनी को लौटा देता है। डैनी राइडर को दिन के उजाले में भी राइडर के रूप में रहने की क्षमता प्रदान करता है। फिर राइडर रोरके का पीछा करता है। राइडर कैरिगन को मार देता है और रोरके और डैनी की कार को पलट देता है और फिर अपनी चेन का उपयोग करके रोरके को वापस नर्क में फेंक देता है। रोरके की हार के साथ ज़राथोस अपनी मानसिक स्थिति को पुनः प्राप्त करता है और न्याय की आत्मा के रूप में अपने पिछले अवतार में वापस आ जाता है। ज़राथोस की नीली लौ को चैनल करते हुए जॉनी डैनी को पुनर्जीवित करता है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, जॉनी को राइडर के रूप में सड़क पर सवारी करते हुए देखा जाता है, लेकिन उसकी बाइक और शरीर पर लपटें अब नीली हैं। कास्ट: निकोलस केज, जॉनी ब्लेज बटा घोस्ट राइडर, एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन जिसने अपने पिता को कैंसर से बचाने के लिए अपनी आत्मा दानव राजा को बेच दी और वह दानव राजा का सेवक बन गया, जिसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कहा जाता है। यह एक उग्र आत्मा है जो अपने पीड़ितों की बुराई से पोषण प्राप्त करती है। यंग जॉनी ब्लेज के रूप में आयोनेट क्रिस्टियन लेफ्टर। मैट लॉन्ग, जिन्होंने पहली फिल्म में इस किरदार को निभाया था, मूल रूप से इस भूमिका को फिर से निभाने वाले थे, लेकिन अंततः लेफ्टर ने उनकी जगह ले ली। जॉनी व्हिटवर्थ रे कैरिगन बटा ब्लैकआउट के रूप में 12, एक भाड़े का सिपाही, ड्रग डीलर और बंदूक चलाने वाला दानव भगवान द्वारा अपना काम पूरा करने के लिए ब्लैकआउट में बदल गया। यह परिवर्तन उसे घोस्ट राइडर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ता और अलौकिक क्षमताएं देता है। 13, कैरिगन की शक्तियां कॉमिक बुक के चरित्र से बिल्कुल अलग हैं। लेखकों ने स्वीकार किया कि ब्लैकआउट का एकमात्र पहलू जिसका उन्होंने फिल्म संस्करण को डिजाइन करने में उपयोग किया था, वह उसका रूप था। 14, फर्गस रियोर्डन, डैनी केज, एक छोटा बच्चा जो एक भयानक षड्यंत्र में फंस जाता है, जो अपनी यात्रा के दौरान जॉनी ब्लेज की देखभाल में आ जाता है। सियारन हिंस मेफिस्टोफेल्स, मेफिस्टो बटा रोरके के रूप में दानव राजा जिसने जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर में बदल दिया। मेफिस्टो ने डैनी नाम के एक बच्चे को जन्म दिया है और उसके पास लड़के के लिए योजनाएं हैं। 15, पीटर फोंडा, जिन्होंने पहली फिल्म में इस किरदार को निभाया था, ने पहले इस भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त की थी। 16, वायलेंटे प्लासिडो, नादिया केज के रूप में डैनी की मां और रे की पूर्व प्रेमिका जो जॉनी को मेफिस्टो को डैनी के शरीर पर कब्जा करने से रोकने में मदद करती है। 15, इद्रीस एल्बा मोरो के रूप में एक गुप्त धार्मिक संगठन का एक फ्रांसीसी सदस्य जो जॉनी के साथ सेना में शामिल हो जाता है। वह वही है जो जॉनी को डैनी को खोजने के लिए कहता है। 17, मोरो एक मूल चरित्र है जो किसी मौजूदा कॉमिक चरित्र पर आधारित नहीं है। 18, क्रिस्टोफर लैम्बर्ट मेथोडियस के रूप में एक भिक्षु। 19, 20, एंथनी हेड, बेनेडिक्ट मेहेल का एक वरिष्ठ भिक्षु, जहां फिल्म की शुरुआत में नादिया और डैनी छिपे हुए हैं। जैसे कोमन टेरोकोव, विंसेंट रेगन, टोमा निकासेविक, एक हथियार डीलर जो कैरिगन के साथ काम करता है। ग्रैनिक के रूप में स्पेंसर वाइल्डिंग। उत्पादन: यह कहानी पहली फिल्म के 8 साल बाद शुरू होती है। आपको पहली फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। यह पहली फिल्म में हुई किसी भी बात का खंडन नहीं करती है, लेकिन हम दिखावा कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों ने पहली फिल्म नहीं देखी है। यह ऐसा है जैसे कि आप उसी किरदार को ले जाएं जहां पहली फिल्म में चीजें खत्म हुई थीं और फिर 8 साल बाद उसे उठा लें। वह बस एक बहुत ही अंधेरे, अस्तित्ववादी जगह पर है। डेविड एस. गोयर ने 2 घोस्ट राइडर फिल्मों के बीच संबंधों के बारे में बताया। 21, विकास: एक विशेष वस्तु, बैगर 288, 1978 से 1995 तक दुनिया का सबसे भारी स्थल वाहन। मार्वल निर्माता एवी अराद ने फरवरी 2007 में एक प्रेस इवेंट में घोस्ट राइडर 2 के विकास की घोषणा की। 22, पीटर फोंडा ने भी मेफिस्टोफेल्स के रूप में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। 23, दिसंबर की शुरुआत में निकोलस केज ने भी घोस्ट राइडर के रूप में मुख्य भूमिका में लौटने की रुचि व्यक्त की। 24, कुछ ही समय बाद एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उन्हें एक गहरी कहानी देखने में मजा आएगा और सुझाव दिया कि फिल्म नए बनाए गए खलनायकों के साथ कर सकती है। 25, यह भी अफवाह थी कि सीक्वल में डैनी केज एक और मार्वल चरित्र होगा जिसने कॉमिक्स में घोस्ट राइडर की भूमिका निभाई थी। 26, सितंबर 2008 के एक साक्षात्कार में केज ने IGN को सूचित किया कि कोलंबिया ने सीक्वल शुरू करने के लिए बैठकें की थीं। 27, फरवरी 2009 में
एक ऑनलाइन स्रोत ने कहा कि कोलंबिया पिक्चर्स ने घोस्ट राइडर के सीक्वल को हरी झंडी दे दी है। निकोलस केज को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा गया था, जबकि स्टूडियो लेखकों की तलाश में था। 28 डेविड एस गोयर ने सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर किए। 29 गोयर ने सीक्वल के बारे में एमटीवी से बात की, जिसमें कहा गया कि कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के 8 साल बाद शुरू होगी और उन्हें 2010 तक फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद है। 21-30 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का बजट पहली फिल्म की तुलना में काफी कम था। इसे बनाने में अनुमानित $57 मिलियन की लागत आई थी, जबकि मूल फिल्म की कीमत $110 मिली है। निकोलस केज अपनी भूमिका में लौट आए और मार्क नेवेल्डिन और ब्रायन टेलर को फिल्म का निर्देशन करने की पुष्टि हुई। संपादक ब्रायन बर्डन और छायाकार ब्रैंडन ट्रॉस्ट ने क्रैंक फिल्मों के निर्देशकों के साथ फिर से काम किया। 31 अपनी भूमिका के लिए केज ने अपने चेहरे को काले और सफेद रंग से रंगा और अपनी आंखों पर काले कॉन्टैक्ट लेंस पहने और प्रतिशोध की भावना को प्रसारित करने के लिए प्राचीन मिस्र की कलाकृतियों के टुकड़ों को अपने चमड़े की जैकेट में सिल दिया। 32 टेलर ने कहा कि घोस्ट राइडर का यह संस्करण पहली फिल्म की तुलना में अधिक गहरा है और यह गार्थ एनिस और क्लेटन क्रेन की मिनी सीरीज घोस्ट राइडर रोड टू डैम्नेशन पर आधारित होगी। 33 क्रिस्टोफर लैम्बर्ट ने 3 महीने तक तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया। 34 और अपनी भूमिका के लिए अपना सिर मुंडवा लिया। 35 फिल्मांकन केज ने खुलासा किया कि शूटिंग नवंबर में शुरू होनी थी। 36 ईवा मेंडेस सीक्वल के लिए रॉक्सने के रूप में वापस नहीं आई। 37 फिल्म की शूटिंग रोमानिया और तुर्की में हुई थी। 38 फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2010 में रोमानिया के सिबियू में शुरू हुई, जिसमें ज्यादातर स्थानीय प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया गया। 9 मुख्य फोटोग्राफी 24 जनवरी 2011 को पूरी हुई। 39 फिल्म को 2D में शूट किया गया और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्तित किया गया। 40 3 दृश्य कास्टेल फिल्म रोमानिया के सेट पर फिल्माए गए। देश में चुनी गई जगहों में ट्रांसफाग्रसन, तारगुजियू, हुनेदोआरा कैसल और बुखारेस्ट शामिल थे। 41 तुर्की में फिल्मांकन कैप्पाडोसिया में हुआ, जो तुर्की के मध्य में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें विदेशी चिमनी टॉप वाली चट्टानी सेटिंग है। ग्रीको रोमन थिएटर वाला दृश्य पामुक्काले में फिल्माया गया था, जहां प्राचीन ग्रीक सेल्यूसिड साम्राज्य का शहर हिरापोलिस हुआ करता था। केज द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल यामाहा वीमैक्स थी। 33 विपणन यामाहा वीमैक्स का अलौकिक रूपांतरित हिलसाइकिल 2011 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में प्रदर्शित किया गया। निर्माताओं ने लक्षित पारंपरिक विज्ञापन और टेलीविजन प्रस्तुतियों के मिश्रण के साथ साथ आक्रामक सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। सोनी ने वेस्ट कोस्ट मार्केटिंग के साथ मिलकर फैन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों को फिल्म के लिए एक वैकल्पिक पोस्टर डिजाइन करने की चुनौती दी गई। प्रतियोगिता न्यूयॉर्क के डिजिटल मीडिया कलाकार जस्टिन पॉल ने जीती। 42 मार्क नेवेल्डिन और ब्रायन टेलर की निर्देशन टीम, जो क्रैंक फिल्मों के लिए मशहूर हैं, युवा पुरुष जनसांख्यिकी के बीच पहले से ही लोकप्रिय थी और उन्होंने 2010 के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में एक प्रस्तुति के साथ फिल्म में शुरुआती रुचि को और बढ़ा दिया। कार्यकारी ने बताया कि मार्केटिंग अभियान ने अमेरिकी टीवी विज्ञापनों में स्टार निकोलस केज का बहुत कम इस्तेमाल किया है। केज सैटरडे नाइट लाइव में दिखाई दिए और उन्होंने यूरोप में फिल्म का जमकर प्रचार किया। स्वागत बॉक्स ऑफिस फिल्म 3174 सिनेमाघरों में तीसरे नंबर पर खुली, जिसमें उत्तरी अमेरिका में $22.1 मिलियन की कमाई हुई, जो सेफ हाउस से पीछे है, जो अपने दूसरे सप्ताहांत में नंबर 1 पर पहुंच गई। पिछले सप्ताह की होल्डओवर द वॉ ने घोस्ट राइडर के शुरुआती सप्ताहांत में $45.4 मिलियन की आधी से भी कम कमाई की। इसने यूएस बॉक्स ऑफिस पर $51.8 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80.8 97.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 132.6 149.2 मिलियन की कमाई हुई। 4, 6, 7 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की 120 समीक्षाओं के आधार पर 19% की स्वीकृति रेटिंग है, जिसकी औसत रेटिंग 4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है। एक कमजोर स्क्रिप्ट, असमान सीजी काम और निक केज का प्रदर्शन इतना पागलपन भरा है कि यह अब मनोरंजक नहीं है। घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का लक्ष्य बेकार मजा देना है, लेकिन यह सादा कचरा बनकर रह जाता है। 10 मेटाक्रिटिक पर 22 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 34 है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 44
सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए से एफ के पैमाने पर C+ रेटिंग दी, जो पहली फिल्म B से कम है। 45 दिसंबर 2011 में ऑस्टिन में बटमबैथॉन में प्रारंभिक पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग देखने वाले समीक्षकों ने फिल्म के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2 उपस्थित लोगों ने कहा कि यह पहली घोस्ट राइडर फिल्म से भी खराब थी और एक ने कहा कि सीक्वल पहली फिल्म की तुलना में द डार्क नाइट जैसा दिखता है। 46 IGN के समीक्षक स्कॉट कोलुरा ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप या तो पसंद करेंगे या नफरत करेंगे। उन्होंने क्रैंक फिल्मों के कार्टून पागलपन को घोस्ट राइडर की पागल अवधारणा में लाने के लिए फिल्म की सराहना की। 47 वैराइटी के एंड्रयू बार्कर ने इसे पहली फिल्म की तुलना में मामूली सुधार बताया, लेकिन कहा कि यह फिल्म अभी भी बहुत अधिक जर्जर, लापरवाह और आश्चर्यजनक रूप से नीरस है, जो एक अच्छी बैरल बॉटम प्लेजर के रूप में योग्य नहीं है। 48 शिकागो रीडर के बेन सैक्स ने नोट किया कि यह पहली बार है जब निर्देशक नेवेल्डिन और टेलर ने एक ऐसी स्क्रिप्ट का निर्देशन किया है जिसे उन्होंने नहीं लिखा है, और सुपरहीरो प्लॉट अक्सर उनकी कल्पनाओं में बाधा डालता है, लेकिन कहते हैं कि फिल्म में पागलपन की कमी नहीं है। केज और हिंस की उनके अजीबोगरीब अभिनय के लिए प्रशंसा करते हैं। 49 ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क सैवलोव ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, केज को इस दूसरे दर्जे के मार्वल कॉमिक्स के एंटीहीरो के रूप में अपनी भूमिका मूर्खतापूर्ण, बेहद मजेदार और बिना ज्यादा मेहनत के एक अच्छी तनख्वाह पाने का साधन लगती है। सैवलोव ने फिल्म के 3D के इस्तेमाल की भी आलोचना की और कहा कि यह जलते हुए मोटरसाइकिल के कुछ हिस्सों के शॉट हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। 50 एवी क्लब के नाथन रॉबिन ने शराबी पादरी मोरो के रूप में इद्रीस एल्बा की भूमिका का स्वागत किया, लेकिन फिल्म की आलोचना और भी अधिक क्षमता को बर्बाद करने के लिए की और कहा कि यह बेहतरीन कचरे की ऊर्जा को प्राप्त करने में विफल रही। 51 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को एक भयानक गड़बड़ और 2007 की मूल फिल्म का एक बेकार सीक्वल कहा और कहा कि उन्होंने इससे खराब 3D कभी नहीं देखा। 52 प्रशंसा घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को 2 गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 53 सबसे खराब अभिनेता निकोलस केज सीकिंग जस्टिस के लिए भी, और सबसे खराब रीमेक रिप या सीक्वल भविष्य रद्द किया गया सीक्वल। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद निर्देशक मार्क नेवेल्डिन और ब्रायन टेलर ने संभावित तीसरी घोस्ट राइडर फिल्म के निर्माण और किसी और को इसे निर्देशित करने के बारे में चर्चा की। 54 नेवेल्डिन ने कहा कि केज ने एक और घोस्ट राइडर फिल्म में दिखाई देने में रुचि व्यक्त की थी, यह संकेत देते हुए कि फिल्म आगे बढ़ सकती है बशर्ते कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस सफल हो। मुझे पता है कि निक इसे करना चाहता है, वह इसके बारे में बहुत उत्साहित है। हमें बस यह देखना होगा कि यह कितना अच्छा करता है। 55 जब केज से संभावित तीसरी किस्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी भागीदारी के बिना। 57 बाद में आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि वह अपनी भूमिका के साथ समाप्त हो गया था और फिल्म में एक महिला घोस्ट राइडर को देखने में रुचि व्यक्त की। 58 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स घोस्ट राइडर के फिल्म अधिकार 2013 में मार्वल स्टूडियोज को वापस कर दिए गए, हालांकि उस समय एक और घोस्ट राइडर फिल्म बनाने की कोई योजना नहीं थी। 11/59 2016 में चरित्र का रॉबी रेयस अवतार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेलीविजन श्रृंखला एजेंट्स ऑफ शील्ड के माध्यम से दिखाई दिया, जहां उसे गैब्रियल लूना द्वारा चित्रित किया गया है। 60 रॉबी रेयस के घोस्ट राइडर के अवतार पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला को 2020 में हुलू पर प्रीमियर करने की घोषणा की गई थी। 61 लेकिन श्रृंखला आगे नहीं बढ़ी। क्रिस्टोफ गाई डेनिस क्रिस्टोफर लैम्बर्ट बटा एलएमबीआरटी बटा फ्रेंच एलबी जन्म 29 मार्च 1957 एक फ्रांसीसी अभिनेता हैं। उन्होंने कई फ्रेंच फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाकर अपना करियर शुरू किया और ग्रेस्टोक द लीजेंड ऑफ टार्जन लॉर्ड ऑफ द एप्स 1984 में टार्जन की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। फिल्म सबवे 1985 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सीजर पुरस्कार मिला। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका एडवेंचर फैंटेसी फिल्म हाईलैंडर 1986 में कॉनर मैक्लियोड और उसके बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी है। प्रारंभिक जीवन क्रिस्टोफ गाय डेनिस लैम्बर्ट एक का जन्म ग्रेट नेक न्यूयॉर्क में 29 मार्च 1957 को योलांडे एग्नेस हेनरीट
नीडे कैरिटेट डी पेरुजिस 2 और जॉर्जेस लैम्बर्ट लैमोंड 3 के बेटे के रूप में हुआ था। 4 उनके पिता यहूदी थे। 5 अपने पिता के काम के कारण लैम्बर्ट 2 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। 1 और उनका पालनपोषण जिनेवा में हुआ, जहां उन्होंने अपनी किशोरावस्था तक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जिनेवा 6 और इंस्टीट्यूट फ्लोरिमोंट में पढ़ाई की। 1 जब परिवार फ्रांस चला गया और पेरिस में बस गया। 7 लैम्बर्ट ने अभिनय की शुरुआत 12 साल की उम्र में एक स्कूल नाटक से की थी। 1 कैरियर। निर्देशक ह्यूग हडसन और वार्नर ब्रदर्स ने लैम्बर्ट की तलाश की, एक अज्ञात अभिनेता को जंगल में वानरों द्वारा पाले गए मानव टार्जन की भूमिका निभाना चाहते थे। 8 लैम्बर्ट को यह भूमिका आंशिक रूप से उनके मायोपिया के कारण मिली थी, क्योंकि जब उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया तो ऐसा लगा कि वह हमेशा दूरी में देख रहे हैं। 9 1984 में रिलीज हुई ग्रेस्टोक द लीजेंड ऑफ टार्जन लॉर्ड ऑफ द एप्स को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 9 उस वर्ष भी लैम्बर्ट ने लव सॉन्ग्स में कैथरीन डेनेओवे के साथ अभिनय किया। उन्होंने ल्यूक बेसन की शैलीगत फिल्म सबवे 1985 में मुख्य भूमिका निभाई, जो पेरिस के भूमिगत सबवे में एक आदमी के शिकार के बारे में थी। 10 1986 में रसेल मुल्काही के हाईलैंडर का प्रीमियर हुआ। 11 फिल्म में लैम्बर्ट ने कॉनर मैक्लियोड के रूप में अभिनय किया, जो एक अमर योद्धा था जिसे केवल सिर काटकर ही मारा जा सकता था। 11 फिल्म एक पंथ हिट बन गई और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस सफलता थी। रॉक ग्रुप क्वीन ने साउंडट्रैक की रचना की और प्रदर्शन किया। 7 और लैम्बर्ट क्वीन के प्रिंसेस ऑफ द यूनिवर्स के संगीत वीडियो में मैक्लियोड के रूप में भी दिखाई दिए। 12 1987 में लैम्बर्ट ने माइकल सिमिनो द्वारा निर्देशित द सिसिलियन 13 में सल्वाटोर ग्यूलियानो की प्रमुख भूमिका निभाई। 14 1991 में हाईलैंडर 2 द क्विकनिंग का प्रीमियर हुआ, जिसमें लैम्बर्ट निर्देशक रसेल मुल्काही और साथी अभिनेता शॉन कॉनरी के साथ फिर से जुड़े। 15 उत्पादन लागत को कम करने के लिए अर्जेंटीना में शूट किया गया, जो वित्तीय संकट से गुजर रहा था। स्क्रिप्ट का अधिकांश भाग फिल्माया नहीं गया था और अंतिम परिणाम एक पैचवर्क था। 16 ऐसा कहा जाता है जब लैम्बर्ट ने परियोजना के पूरा होने के करीब होने पर उससे बाहर निकलने की धमकी दी थी, हालांकि अनुबंध संबंधी दायित्वों के कारण उन्होंने पुनर्विचार किया। 16 1992 में वह 3 परियोजनाओं में दिखाई दिए। वह टेलीविजन शो हाईलैंडर द सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें अभिनेता एड्रियन पॉल को मुख्य भूमिका दी गई। 16 वह फ्रांसीसी अपराध थ्रिलर मैक्स 8 जेरेमी में भी दिखाई दिए। 1993 में कार्ल शेंकेल की सस्पेंस थ्रिलर नाइट मूव्स का प्रीमियर हुआ, जिसमें लैम्बर्ट कार्यकारी निर्माता और मुख्य भूमिका दोनों थे। 18 लैम्बर्ट एक शतरंज ग्रैंडमास्टर की भूमिका निभाता है जिस पर हत्या का संदेह है। 18 उस वर्ष के अंत में स्टुअर्ट गॉर्डन की विज्ञान कथा फिल्म फोर्ट्रेस का प्रीमियर हुआ, जिसमें लैम्बर्ट ने मुख्य भूमिका निभाई। 19 कहानी एक डायस्टोपियन भविष्य में घटित होती है, जहां एक आदमी और उसकी पत्नी को अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि वे दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जो सख्त एक बच्चा नीति के खिलाफ है। 1994 में अभिनेता मारियो वैन पीबल्स के साथ 2 सहयोगों की रिलीज देखी गई। 16 उन्होंने एक्शन फिल्म गनमैन में साथ-साथ मुख्य भूमिकाएं निभाईं और वैन पीबल्स हाईलैंडर 3 द सॉर्सर में मुख्य खलनायक थे। 16 फ्रेंचाइजी की इस तीसरी किस्त में कॉनर मैक्लियोड को एक नए खतरनाक दुश्मन का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो केन के रूप में जाना जाने वाला एक शक्तिशाली जादूगर है जो विश्व वर्चस्व हासिल करना चाहता है। 16 लैम्बर्ट ने एक्शन फिल्म रोडफ्लावर में भी अभिनय किया। फ्रांस में उन्होंने नेफ मोइस नामक अपनी दूसरी पैट्रिक ब्राउडे फिल्म का निर्माण किया, जिसे 2 सेजस के लिए नामांकित किया गया था। 20 1995 में उन्होंने पॉल W.S. एंडरसन की लोकप्रिय वीडियो गेम श्रृंखला मॉर्टल कॉम्बैट के मूवी रूपांतरण में थंडर गॉड रेडेन की भूमिका निभाई। 21 फिल्म का कथानक योद्धा भिक्षु लियू कांग, अभिनेता जॉनी केज और सैनिक सोनिया ब्लेड का अनुसरण करता है। तीनों को भगवान रेडेन द्वारा निर्देशित किया जाता है। 21 जो पृथ्वी को बचाने के लिए एक टूर्नामेंट में दुष्ट जादूगर शांग त्सुंग और उसकी सेना का मुकाबला करने की उनकी यात्रा पर है। 21 लैम्बर्ट ने बाद में 2020 के गेम मॉर्टल कॉम्बैट 11 में एम के मूवी स्किन पैक में भूमिका को दोहराया। 21 उस वर्ष भी उन्होंने J.F. लॉटन द्वारा निर्देशित अमेरिकी जापानी मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म द हंटेड में भी अभिनय किया, जिसमें जॉन लोन, जोन चेन, योशियो हराडा और योको शिमादा शामिल थे।
22 और जेवियर ब्यूवोइस की डोंट फॉरगेट यू आर गोइंग टू डाई का निर्माण किया, जिसने गिजन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड जीता, प्रिक्स जीन विगो जीता, जूरी पुरस्कार जीता और कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए नामांकित किया गया। 23 लैम्बर्ट क्रिस कोलंबस की 9 मंथ्स में एक कार्यकारी निर्माता भी थे। 13 जो न्यूफ मोइस की अंग्रेजी भाषा की रीमेक थी। 1996 में लैम्बर्ट निल्स गॉप की वेस्टर्न फिल्म नॉर्थ स्टार में एक कार्यकारी निर्माता और मुख्य भूमिका में थे, जिसमें जेम्स कान सहकलाकार थे। 13 उसी वर्ष वे सीन बीन अभिनीत फुटबॉल स्पोर्ट ड्रामा वहेन सैटरडे कम्स के निर्माता थे। 13 1997 में उन्होंने गैब्रिएल सल्वाटोरेस की साइबरपंक साइंस फिक्शन फिल्म निर्वाण में अभिनय किया। 17 फिल्म लैम्बर्ट द्वारा निभाए गए एक आभासी वास्तविकता गेम डिजाइनर की कहानी बताती है, जिसे पता चलता है कि उसके खेल का मुख्य चरित्र एक कंप्यूटर वायरस के हमले के कारण चेतना प्राप्त कर चुका है। फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर दिखाया गया था। 24 उसी वर्ष उन्होंने 1998 में उन्होंने ऑपरेशन स्प्लिट्सविले का निर्माण और अभिनय किया, जो कि जेनियल मेस पेरेंट्स डिवोर्सेंट का रीमेक था, जिसे उन्होंने कई साल पहले बनाया था। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म गिदोन में एक मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई और उसका निर्माण किया, जो एक नर्सिंग होम में चला गया। 17 1999 में उन्होंने रसेल मुल्काही की रिसर्जेक्शन का निर्माण और अभिनय किया। 13 जहां उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई, जिसे एक ऐसे व्यक्ति की बर्बर हत्या की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी कटी हुई भुजा से खून बहने से मौत हो गई है। उन्होंने साइंस फंतासी एक्शन फिल्म बियोवुल्फ में भी अभिनय किया। 17 2000 में उन्होंने हाईलैंडर फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त हाईलैंडर एंड गेम में अभिनय किया। 16 फिल्म लैम्बर्ट, इसाबेल हुपर्ट और क्लेयर डेनिस 66वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने जॉन ग्लेन की द पॉइंट मेन में भी अभिनय किया, जो एक असफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद एक-एक करके मारे जा रहे इजरायली एजेंटों की टीम के बारे में है। 2003 में उन्होंने एब्सोलोन में अभिनय किया, जो एक सर्वनाश के बाद की विज्ञान कथा थ्रिलर फिल्म थी। 13 वह क्रिश्चियन स्लेटर, मॉली पार्कर और स्टीफन री अभिनीत फिल्म द कन्फेसर, जिसे द गुड शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, के कार्यकारी निर्माता थे। 2006 में वह फिल्म डे ऑफ रैथ के कार्यकारी निर्माता और स्टार थे। 13 उन्होंने रिचर्ड केली की साउथलैंड टेल्स में सहायक भूमिका भी निभाई। 13 2007 में उन्होंने वैम्पायर फिल्म मेटामॉर्फोसिस में अभिनय किया। 13 उन्होंने सोफी मार्सेउ निर्देशित फ्रांसीसी फिल्म ट्रिवियल में अभिनय किया। 13 2009 में लैम्बर्ट क्लेयर डेनिस की व्हाइट मैटेरियल में मुख्य भूमिका में थे। फिल्म और लैम्बर्ट के प्रदर्शन दोनों को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 25/7/26 फिल्म में इसाबेल हुपर्ट एक अनाम फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देश में एक संघर्षरत फ्रांसीसी कॉफी उत्पादक के रूप में है, जो एक गृहयुद्ध छिड़ने के बावजूद अपने कॉफी बागान में रहने का फैसला करती है। 7 यह फिल्म कई आलोचकों की 2010 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की शीर्ष 10 सूचियों में शामिल हुई है। 27 उस वर्ष उन्होंने कार्टाजेना में भी अभिनय किया, हालांकि वह इस पद के लिए अयोग्य है, लेकिन वह काम के लिए बेताब है और धीरे धीरे वह उस महिला का विश्वास जीत लेता है जो उसे पढ़ना सिखाती है। इस फिल्म ने फ्रांस में कई पुरस्कार भी जीते। उद्धरण वांछित अक्टूबर 2012 में सोफी मार्सेउ के साथ लैम्बर्ट। 2011 में लैम्बर्ट ने घोस्ट राइडर सीक्वल घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में खलनायक प्रमुख भिक्षु मेथोडियस के रूप में अभिनय किया, जिसमें निकोलस केज ने अभिनय किया। 28 उन्होंने 3 महीने तक तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। 29 और अपना सिर मुंडवा लिया। 30 फिल्म ने दुनिया भर में $132.6 मिलियन कमाए। 31 इसके तुरंत बाद उन्हें मार्सेल जानवियर उर्फ द गिरगिट की भूमिका मिली, जो पुरस्कार विजेता हिट पुलिस अपराध टीवी नाटक NCIS लॉस एंजल्स में एक आवर्ती खलनायक था। उनका चरित्र 2012 से 2013 तक 6 एपिसोड में था, शो के 2 सबसे ज्यादा रेटिंग वाले सीजन। 32 2014 में उन्होंने लॉस एंजल्स स्थित बैंक लुटेरे एडी डॉडसन के बारे में जीवनी पर आधारित अपराध ड्रामा फिल्म इलेक्ट्रिक स्लाइड में अभिनय किया। 2015 में उन्होंने क्लाउड लिलोच की अन+1 में सहअभिनय किया, जो एक फ्रांसीसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। उन्होंने अंडरकवर पत्रकार नेली बेली के अनुभवों के बारे में जीवनी पर आधारित फिल्म 10 डेज इन ए मैडहाउस में भी सहअभिनय किया। 2016 में उन्होंने हेल सीजर में सहअभिनय किया,
जो जोएल और एथन कोएन द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी। यह एक काल्पनिक कहानी है जो 1950 के दशक में हॉलीवुड फिल्म उद्योग में काम करने वाले वास्तविक जीवन के फिक्सर एडी मैनिक्स, जोश ब्रोलिन का अनुसरण करती है। उस वर्ष उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फ्रांसीसी कॉमेडी फिल्म ला फोले हिस्ट्री डे मैक्स एट लियोन में एक फ्रांसीसी सेना कप्तान की भूमिका निभाई। रूसी पुर्तगाली जीवनी टेलीविजन शो माताहारी में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। उस वर्ष उन्होंने मार्शल आर्ट फिल्म किकबॉक्सर प्रतिशोध में मुख्य खलनायक की भूमिका भी निभाई। लैम्बर्ट ने निर्देशक कॉन्स्टेंटिन खाबेंस्की की रूसी फिल्म सोबिबोर में एसएस अधिकारी कार्ल फ्रेंजेल की भूमिका निभाई है, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म नाजी मृत्यु शिविर में एकमात्र सफल विद्रोह के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध का नाटक है। 33 इसे 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए रूसी प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 34 लैम्बर्ट को एक उत्कृष्ट और बारीक प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली। वह एक राक्षसी, खंडित चरित्र फ्रेंजेल के रूप में पहचानने योग्य नहीं है। 35 लैम्बर्ट निर्देशक पॉल वीच की बेल कैंटो के कलाकारों में शामिल थे, जो एन पैचेट द्वारा 2002 में इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। लैम्बर्ट ने एक फ्रांसीसी राजदूत की भूमिका निभाई जो पेरू के लीमा में 1996 से 1997 के जापानी दूतावास बंधक संकट, जिसे लीमा संकट भी कहा जाता है, का हिस्सा था। लैम्बर्ट को बाकी कलाकारों के साथ समान रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 36 अन्य उद्यम लैम्बर्ट ने 2 उपन्यास लिखे हैं, 2011 में ला फिले पोर्टेबोन्हेउर और 2015 में ले जुगे। 38 मिनरल वाटर व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के मालिक होने के साथ साथ लैम्बर्ट अपने व्यापारिक साझेदार एरिक ब्यूमार्ड के साथ सेंटेसिसिलिस विग्नेस में एक अंगूर के बाग में कोट्स डू रोन वाइन का उत्पादन करते हैं। लेबल लेस गैरिग्स डी ब्यूमार्ड लैम्बर्ट 4000 मामलों में सबसे ऊपर है और ज्यादातर यूरोप में बेचा जाता है। ब्यूमार्ड के पास वाइनरी का प्राथमिक रचनात्मक नियंत्रण है, लेकिन लैम्बर्ट बैरल परीक्षण करता है और वाइन के विकास के विभिन्न चरणों की निगरानी करता है। जॉनी व्हिटवर्थ, जन्म 31 अक्टूबर 1975, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें एम्पायर रिकॉर्ड्स 1995 में एजे के रूप में, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द रेनमेकर 1997 में, डॉनी रे ब्लैक के रूप में, लिमिटलेस 2011 में, वर्नोन गैंट के रूप में, मार्वल सुपरहीरो फिल्म घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस 2011 में, ब्लैकआउट के रूप में और द सीड ब्लू की सीरीज द 100 में केज वालेस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2 जीवन और कैरियर व्हिटवर्थ के शुरुआती साल उनकी जन्मभूमि चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में उनकी मां के साथ बीते। चूंकि उनके माता-पिता का तलाक हो गया था, इसलिए उन्होंने अंततः अपने पिता के साथ प्लानो, टेक्सास में रहना चुना। लेकिन इसके बाद वे अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स चले गए और 15 साल की उम्र में 1994 में पार्टी ऑफ 5 में अतिथि भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्मों में उनकी शुरुआत 1995 में बाय बाय लव से हुई। 3 उसी वर्ष उन्होंने फिल्म एम्पायर रिकॉर्ड्स में एजे की भूमिका निभाई। व्हिटवर्थ ने अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद अभिनय छोड़ दिया, लेकिन फिर 1997 की द रेनमेकर में वापसी की। इसके बाद उन्होंने एंजेलिना जोली के साथ हेल्स किचन 1998 में भूमिका निभाई। व्हिटवर्थ ने सीबीएस अपराध नाटक सीएसआई मियामी में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने कैली ड्यूक्सने के प्रेमी, बुरे लड़के जासूस जेक बर्कले की भूमिका निभाई थी। कहानी लाइन ने तेजी से व्हिटवर्थ के चरित्र को विवादास्पद बना दिया, क्योंकि ड्यूक्सने के लिए उनके प्रतिस्पर्धी लंबे समय से सीएसआई एजेंट एरिक डेल्को थे। सीजन 5 के अंत से और पूरे सीजन 6 के दौरान बर्कले अब एटीएफ एजेंट नहीं थे, बल्कि सीएसआई टीम के साथ काम करने वाले मियामी-डेड हत्याकांड जासूस थे। व्हिटवर्थ सीजन 7 के पहले एपिसोड में और फिर सीजन 8 के 21वें एपिसोड में लौटे। 2003 में उन्होंने एमटीवी के वुदरिंग हाइट्स के संगीतमय रूपांतरण में सहअभिनय किया, जो क्लासिक उपन्यास का आधुनिक रूप था। 2007 में व्हिटवर्थ 3:10 टू युमा फिल्म में दिखाई दिए और 2009 में गेमर में दिखाई दिए। बाद में वे लॉक्ड इन और लिमिटलेस फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 2011 की फिल्म घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में खलनायक ब्लैकआउट और थ्रिलर पैथोलॉजी में ग्रिफिन कैवेनॉग की भूमिका भी निभाई। 2014 से 2015 तक व्हिटवर्थ ने सीडब्ल्यू की श्रृंखला द 100 में केज वालेस की आवर्ती भूमिका निभाई थी। 4
2015 में व्हिटवर्थ ने एनबीसी श्रृंखला ब्लाइंड स्पॉट में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। व्यक्तिगत जीवन। व्हिटवर्थ ने कभी शादी नहीं की और वर्तमान में अपने पालतू पिल्ले के साथ यूटा में रहते हैं। वह एक आउटडोर प्रेमी है और हमेशा चढ़ाई में सक्रिय रहा है। फिल्मोग्राफी। सियारन हिंड्स बटा के RNHANDZ बटा 1 जन्म 9 फरवरी 1953 बेलफास्ट के एक आयरिश अभिनेता हैं। हिंड्स को कई तरह की स्क्रीन और स्टेज भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर 1989, परसुएशन 1995, ऑस्कर एंड लुसिंडा 1997, रोड टू पर्डिशन 2002, द सम ऑफ ऑल फियर्स 2002, म्यूनिक 2005, अमेजिंग ग्रेस 2007, देयर विल बी ब्लड 2007, मिस पेटीग्रेव लिव्स फॉर ए डे 2008, हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 2 2011, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, साइलेंस 2016, फर्स्ट मैन 2018 और बेलफास्ट 2021 सहित कई फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। बेलफास्ट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर और बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। अपनी विशिष्ट गहरी आवाज के लिए जाने जाने वाले हिंड्स को एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन 2013 और इसके सीक्वल फ्रोजन 2 2019 में ट्रोल किंग ग्रैंड पब्बी की आवाज के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने रेड स्पैरो 2018 में जनरल जखारो की भूमिका निभाई। उन्होंने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2017 और इसके 2021 के निर्देशक के कट में स्टेपेनवुल्फ का भी किरदार निभाया। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में रोम सीरीज में जूलियस सीजर, एबव सस्पिशन में DCI जेम्स लैंगटन, गेम ऑफ थ्रोन्स में मिस रेडर और द टेरर में कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन शामिल हैं। इसके अलावा हिंड्स ITV द्वारा निर्मित शेटलैंड 2016 के सीजन 3 में दिखाई दिए। एक स्टेज अभिनेता के रूप में हिंड्स ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी और रॉयल नेशनल थिएटर के साथ समय बिताया है और ग्लासगो सिटीजन्स थिएटर के साथ 6 सीजन बिताए हैं। 2-3 हिंड्स ने अपने पूरे करियर में स्टेज पर काम करना जारी रखा है। 2020 में उन्हें आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की आयरिश टाइम्स सूची में 31वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 4. प्रारंभिक जीवन। हिंड्स का जन्म 9 फरवरी 1953 को उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हुआ था। 5, 6, 7 उत्तरी बेलफास्ट में एक कैथोलिक 8 के रूप में पले बढ़े। वे 5 बच्चों में से एक थे और अपने डॉक्टर पिता गेरी और स्कूल टीचर और शौकिया अभिनेत्री मां मोया के इकलौते बेटे थे। 9, 10 वह अपनी युवावस्था में एक आयरिश नर्तक थे और उनकी शिक्षा होली फैमिली प्राइमरी स्कूल और सेंट मेलाची कॉलेज में हुई थी। सेंट मेलाची छोड़ने के बाद उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में कानून के छात्र के रूप में दाखिला लेने से पहले कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में भाग लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें अभिनय करने के लिए राजी कर लिया गया और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लेने के लिए क्वींस में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 11, 12, 13, 14, 1975 में समाप्त हुई। 15 कैरियर। यह भी देखें सियारन हिंड्स के प्रदर्शनों की सूची। हिंड्स ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत ग्लासगो सिटीजन्स थिएटर में सिंड्रेला 1976 के निर्माण से की थी। वह 1970 के दशक के अंत और 1980 के मध्य तक सिटीजन्स थिएटर में एक लगातार कलाकार बने रहे। इसी अवधि के दौरान हिंड्स ने आयरलैंड में एबी थिएटर, फील्ड डे थिएटर कंपनी, ड्रूड थिएटर, लिरिक प्लेयर्स थिएटर और प्रोजेक्ट आर्ट्स सेंटर में भी मंच पर प्रदर्शन किया। 1987 में उन्हें पीटर ब्रुक ने महाभारत में कास्ट किया, जो 6 घंटे का थिएटर पीस था जिसने दुनिया का दौरा किया, और उन्होंने इसके 1989 के फिल्म संस्करण में भी अभिनय किया। अपने आयरिश पासपोर्ट को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों के कारण हिंड्स पेरिस में कास्टिंग कॉल से लगभग चूक गए थे। 16 वह 1993 में सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित रिचर्ड III के RAC प्रोडक्शन की शीर्षक भूमिका में दिखाई दिए, जो एक घायल साइमन रसेल बील के लिए अंतिम समय में प्रतिस्थापन के रूप में हिंड्स के पास गए थे। हिंड्स को स्टेज अभिनेता के रूप में सबसे लोकप्रिय पहचान पैट्रिक मार्बर के टोनी अवार्ड के लिए नामांकित नाटक क्लोजर के लंदन और ब्रॉडवे प्रोडक्शंस में लैरी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए मिली। 1999 में हिंड्स को क्लोजर में उनके काम के लिए न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड और विशेष उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का प्रदर्शन के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दोनों से सम्मानित किया गया।
वह 2001 में डबलिन के गेट थिएटर में ब्रायन फ्रेल द्वारा द याल्टा गेम में मंच पर थे। वह कॉनर मैकफरसन के द सीफेयर में ब्रॉडवे पर दिखाई दिए, जो दिसंबर 2007 से मार्च 2008 तक बूथ थिएटर में चला। फरवरी 2009 में उन्होंने लंदन के नेशनल थिएटर में पीटर फ्लेनरी के बर्न्ट बाय द सन में जनरल सर्गेई कोटोव की प्रमुख भूमिका निभाई। 17 हिंट्स बाद में 2009 में कॉनर मैकफरसन के नाटक द बर्स में एक भूमिका के साथ मंच पर लौटे, जो सितंबर 2009 में डबलिन के गेट थिएटर में खुला। हिंट्स ने 1981 में जॉन बोरमन की एक्सकैलिबर में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने 1995 में जेन ऑस्टेन के परसुएशन में कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ की भूमिका निभाई। 2003 में लारा क्रॉफ्ट टॉम ब्रेडर, द क्रेडल ऑफ लाइफ में डॉ जोनाथन रीस और वेरोनिका ग्यूरिन में जॉन ट्रेनोर, और 2004 में एंड्रयू लॉयड वेबर की द फैंटम ऑफ द ओपेरा के फिल्म संस्करण में फिरमिन की भूमिका निभाई। हिंट्स ने 2005 में स्टीवन स्पीलबर्ग की राजनीतिक थ्रिलर म्यूनिख में कार्ल की भूमिका निभाई, जो हत्यारों के एक समूह की सहायता करता है। 2006 में वह माइकल मान के 80 के दशक के टेलीविजन शो मियामी वाइस के फिल्म रूपांतरण उन्होंने निकोल किडमैन, जैक ब्लैक और जेनिफर जेसन लेह के साथ मार्गोट एट द वेडिंग में अभिनय किया, जो पारिवारिक रहस्यों और रिश्तों के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा था। वह 2007 में पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित देयर विल बी ब्लड में भी दिखाई दिए। टेलीविजन पर हिंट्स ने 2006 में BBC HBO की श्रृंखला रोम के पहले सीजन में गयुस जूलियस सीजर की भूमिका निभाई। उन्हें कई टेलीविजन फिल्मों में भी दिखाया गया है, जिसमें 2004 में थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में माइकल हेंचर्ड की भूमिका भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें एक नाटकीय श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार मिला। अतिरिक्त टेलीविजन प्रदर्शनों में शामिल हैं अपराध नाटक श्रृंखला प्राइम सस्पेक्ट 3 1993 में एडवर्ड पार्कर जोन्स, डेम कैथरीन कुकसन की द मैन हू क्रायड 1993 में एबेल मेसन, द मेमोइर्स ऑफ शेरलॉक होम्स एपिसोड द कार्डबोर्ड बॉक्स 1994 में जिम ब्राउनर, विज्ञान कथा लघु श्रृंखला कोल्ड लाजरस 1996 में फ्योडोर ग्लेजुनोव, चार्लोट ब्रोंटे की जेन आयरे 1997 में एडवर्ड रोचेस्टर, सर वाल्टर स्कॉट की इवानहो 1997 में नाइट टेम्पलर ब्रायन डे बोइस गिलबर्ट और ब्रोकन मॉर्निंग 2003 में फ्रांसीसी अस्तित्व ववादी अल्बर्ट कैमस का चित्रण। 1996 में हिंट्स ने टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के एपिसोड कन्फेशंस में एक पुलिस जासूस की भूमिका निभाई। हिंट्स 2 उल्लेखनीय टेलीविजन डॉक्यूड्रामा में शामिल हुए, ग्रेनेडा टेलीविजन का डॉक्यूड्रामा हु बॉम्ब्ड बर्मिंघम 1990, जिसमें हिंट्स ने रिचर्ड मैकेलकेनी का किरदार निभाया था, जो एक बेलफास्टमैन था जिसे ईरा बम विस्फोट के लिए गलत तरीके से कैद किया गया था, और HBO का डॉक्यूड्रामा होस्टेज 1993, जहां उन्होंने आयरिश लेखक और पूर्व बंधक ब्रायन कीनन का किरदार निभाया था। हिंट्स ने केली रेली के साथ एबव सस्पिशन में अभिनय किया, जो लिंडा ला प्लांट की जासूसी कहानी का एक टीवी रूपांतरण था, जिसे जनवरी 2009 में यूनाइटेड किंगडम में प्रसारित किया गया था। वह सीक्वल द रेड डाहलिया 2010, डेडली इंटेंट 2011 और साइलेंट स्क्रीम 2012 के लिए लौटे। हिंट्स ने ऑडियो बुक और रेडियो प्रोडक्शंस में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों के ऑडियो प्रोडक्शन द कंप्लीट आर्केंजेल शेक्सपियर के हिस्से के रूप में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और द विंटर्स टेल में भी अभिनय किया, जिसने 2004 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो ड्रामा के लिए ऑडी अवार्ड जीता। उन्होंने जेम्स जॉयस के डब्लिनर्स के कैडमोन ऑडियो संस्करण के लिए लघु कहानी ए पेनफुल केस पढ़ी। उद्धरण आवश्यक। हिंट्स ने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 में एल्बस डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ की भूमिका निभाई, जो हैरी पॉटर श्रृंखला की अंतिम फिल्म थी। इसके अलावा 2011 में वह हेलेन मिरेन और टॉम विल्किंसन के साथ द डेट के 1997 के खंडों में डेविड पेरेज के रूप में दिखाई दिए। हिंट्स ने जॉन ले कैरे की टिंकर, टेलर, सोल्जर, स्पाई के 2011 के रूपांतरण में रॉय ब्लैंड की भूमिका निभाई। सितंबर 2011 में हिंट्स ने डबलिन के एबे थिएटर में वापसी की और सीन ओकेसी के जूनो और पेकॉक के पुनरुद्धार में कैप्टन जैक बॉयल की भूमिका निभाई, जिसमें जूनो के रूप में सिनेड कुसैक भी थे। नवंबर 2011 में 3 महीने के प्रदर्शन के लिए प्रोडक्शन को ग्रेट ब्रिटेन के नेशनल थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने टेरी जॉर्ज द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म द शोर 2011 में जिम की भूमिका निभाई। द शोर ने 2012 में 84वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी जीती। 2013 में
उन्हें HBO टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 3 में वाइल्डलिंग लीडर में रेडर के रूप में लिया गया था। 19 उन्होंने सीजन 4 और सीजन 5 में इस भूमिका को दोहराया। 20 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। न्यूयॉर्क के रिचर्ड रॉजर्स थिएटर में ब्रॉडवे पर वह कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ में स्कारलेट जोहानसन के बिग डैडी थे, जिसका पूर्वावलोकन 18 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ और 17 जनवरी 2013 को खुला। 21, 22, 23 2013 की गर्मियों में उन्होंने लंदन के डॉनमार वेयरहाउस में द नाइट अलाइव के प्रीमियर प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया, जो कॉनर मैकफरसन का एक नाटक था जिसे नवंबर 2013 में न्यूयॉर्क में अटलांटिक थिएटर कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें हिंस मुख्य भूमिका में थे। 2015 में वह लंदन बारबिकन में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ हेमलेट में किंग क्लॉडियस की भूमिका में थे। वह अगले वर्ष आर्थर मिलर के नाटक द क्रूसिबल के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में साउरसे रोनन और बेन वहिशॉ के साथ डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ के रूप में दिखाई दिए। 24 2018 में उन्होंने फ्रांस में ऑस्कर विजेता संगीतकार स्टीफन वारबेग द्वारा निर्देशित फिल्म द थिन मैन की शूटिंग की, जिसे बाद में द मैन इन द है 25 नाम दिया गया। 26 2017 में हिंस ने सुपरहीरो फिल्म जस्टिस लीग में डीसी कॉमिक्स के खलनायक स्टेपनवुल्फ का किरदार निभाया था। निर्देशक जैक स्नाइडर के जाने के बाद जॉस वेहडन द्वारा किए गए रीशूट और बदलावों से निराश, जिसमें स्टेपनवुल्फ की उपस्थिति और चरित्र चित्रण में किए गए बदलाव भी शामिल थे, हिंस ने सार्वजनिक रूप से फिल्म के स्नाइडर के मूल कट की रिलीज का समर्थन किया, इसे नाटकीय संस्करण से बेहतर बताया। 18 मार्च 2021 को स्नाइडर के संस्करण, जिसका शीर्षक जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है, को वार्नर मीडिया एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग सेवा HBO मैक्स पर रिलीज किया गया, जिसमें कई दृश्यों को बहाल किया गया, जिसमें चरित्र के मूल डिजाइन में स्टेपनवुल्फ के रूप में हिंस शामिल थे, जो कि नाटकीय संस्करण में नहीं दिखाए गए थे। 28 2021 में हिंस टीवी नाटक किन में ईमोन कनिंघम नामक एक ड्रग तस्करी करने वाले गैंगस्टर के रूप में दिखाई दिए। नाटक का पहला प्रसारण 9 सितंबर 2021 को RTE पर किया गया था। एक दूसरी श्रृंखला शुरू की गई और 19 मार्च 2023 को प्रसारित की गई। BBC ने 2023 में यूनाइटेड किंगडम में श्रृंखला प्रसारित की। यह श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में AMC प्लस पर भी उपलब्ध है। हिंस ने केनेथ ब्रानग की 2021 की फिल्म बेलफास्ट में अभिनय किया, जिसके लिए हिंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू जीता। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि हिंस कॉमेडी ड्रामा सीरीज द ड्राई में अभिनय करेंगे, जिसे ब्रिटबॉक्स के लिए एलिमेंट पिक्चर्स द्वारा विकसित किया गया है। 29 अक्टूबर 2021 में उन्हें लियाम नीसन अभिनीत और रॉबर्ट लोरेंज द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म इन द लैंड ऑफ सेंट्स एंड सिनर्स में कास्ट किया गया। 30 व्यक्तिगत जीवन। हिंस अपनी पत्नी फ्रांसीसी वियतनामी अभिनेत्री हेलेन पैटारोट के साथ पेरिस में रहते हैं। उनकी मुलाकात 1987 में पीटर ब्रुक के महाभारत के निर्माण के दौरान हुई थी। उनकी बेटी एओइफ हिंस, जन्म 1991, लंदन में, भी एक अभिनेत्री हैं। 31 और डेरी गर्ल्स, नॉर्मल पीपल और हेलराइजर में दिखाई दी हैं। निकोलस किम कोपोला, जन्म 7 जनवरी 1964, 1-2, जिन्हें उनके स्टेज नाम निकोलस केज से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ-साथ 2 बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकन भी शामिल हैं। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले विभिन्न फिल्म शैलियों में उनकी भागीदारी ने उन्हें एक पंथ का अनुसरण दिलाया है। 3, 4, 5 कोपोला परिवार में जन्मे केज ने अपना करियर फास्ट टाइम्स एट रिजमोंड हाई 1982 और वैली गर्ल 1983 जैसी फिल्मों से शुरू किया, साथ ही अपने चाचा फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की कई फिल्मों जैसे रंबल फिश 1983, द कॉटन क्लब 1984 और पैगी सू गॉट मैरिड 1986 से भी शुरुआत की। उन्हें मूनस्ट्रक 1987 और रेजिंग एरिजोना 1987 में अपनी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक सफलता मिली, इससे पहले कि उन्हें ड्रामाटिक फिल्म लीविंग लास वेगास 1995 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला। कॉमेडी ड्रामा फिल्म एडेप्टेशन 2002 में जुड़वा चार्ली और डोनाल्ड कॉफमैन की भूमिका निभाने के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। केज ने खुद को मुख्यधारा की एक्शन फिल्मों में स्थापित किया, जैसे द रॉक
1996, कॉन एयर 1997, फेस ऑफ 1997, गॉन इन 60 सेकंड्स 2000, नेशनल ट्रेजर फिल्म सीरीज 2004 से 2007, घोस्ट राइडर फिल्म सीरीज 2007 से 2011 और किक-एस 2010। उन्होंने सिटी ऑफ एंजेल्स 1998, ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999, द फैमिली मैन 2000, मैचेस्टिक मैन 2003 और द विकर मैन 2006 में नाटकीय भूमिकाएं भी निभाईं। उन्होंने द क्रूड्स फिल्म सीरीज 2013 से 2020 और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 में पात्रों को आवाज दी है। उन्होंने मैंडी 2018, पिग 2021, द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट 2022 और ड्रीम सिनेरियो 2023 में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के लिए नए सिरे से आलोचनात्मक पहचान अर्जित की। 6, 7, 8 केज सैटर्न फिल्म्स नामक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने शैडो ऑफ द वैम्पायर 2000 और द लाइफ ऑफ डेविड गेल 2003 जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और सन्नी 2002 का निर्देशन किया है। फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्हें 2007 में एम्पायर पत्रिका की द टॉप 100 मूवी स्टार्स ऑफ ऑल टाइम सूची में 40वें स्थान पर रखा गया था और 2008 में प्रीमियर की हॉलीवुड में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 37वें स्थान पर रखा गया था। प्रारंभिक जीवन और परिवार। केज का जन्म कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में साहित्य के प्रोफेसर ऑगस्ट कोपोला और डांसर और कोरियोग्राफर जॉय वोगेलसांग के घर हुआ था। उनका पालनपोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता इतालवी वंश के थे और उनकी मां मुख्य रूप से जर्मन और पोलिश वंश की थीं। उनके पिता की ओर से कुछ अंग्रेजी और स्कॉटिश वंश थे। 9, 10, 11 उनके दादा दादी संगीतकार कार्माइन कोपोला और अभिनेत्री इटालिया पेनिनो थे और उनके परदादा परदादी बर्नाल्डा बेसिलिकाटा से आए अप्रवासी थे। 12 अपने पिता के माध्यम से वह निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और अभिनेत्री तालिया शायर दोनों के भतीजे हैं और निर्देशक रोमन कोपोला और सोफिया कोपोला, फिल्म निर्माता जियान कार्लो कोपोला और अभिनेता रॉबर्ट और जेसन श्वार्ट्जमैन के चचेरे भाई हैं। 13, 14 केज 3 बेटों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 भाई न्यूयॉर्क रेडियो व्यक्तित्व मार्क द कोप कोपोला और निर्देशक क्रिस्टोफर कोपोला हैं। उन्होंने बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 15 जो अपने कई पूर्व छात्रों के लिए जाना जाता है जो मनोरंजनकर्ता बन गए। वह कम उम्र से ही अभिनय करने की ख्वाहिश रखते थे और उन्होंने UCLA स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में भी पढ़ाई की। उनका पहला गैर सिनेमाई अभिनय अनुभव गोल्डन बॉय के एक स्कूल प्रोडक्शन में था। 16 उन्होंने कहा कि उन्होंने अभिनय करना शुरू किया क्योंकि वह जेम्स डीन बनना चाहते थे। मैंने उन्हें रिबेल विदाउट ए कॉज, ईस्ट ऑफ ईडन में देखा था। किसी भी चीज ने मुझे प्रभावित नहीं किया, कोई रॉक गाना नहीं, कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, जिस तरह से डीन ने मुझे ईडन में प्रभावित किया। इसने मेरे दिमाग को उड़ा दिया। मैं ऐसा था, यही मैं करना चाहता हूं। 17 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने चाचा फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मनाने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हें अभिनय दिखाऊंगा। उनके इस गुस्से का जवाब कार में सन्नाटा से मिला। 18 अपने करियर के इस पड़ाव तक कोपोला पहले ही मार्लन ब्रैंडो, अल पैचिनो, जीन हैकमैन और रॉबर्ट डी नीरो को निर्देशित कर चुके थे। हालांकि अपने करियर की शुरुआत में केज अपने चाचा की कुछ फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन कोपोला के भतीजे के रूप में भाई भतीजावाद की उपस्थिति से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर निकोलस केज रख लिया। उनके नाम का चुनाव मार्वल कॉमिक्स के सुपरहीरो ल्यूक केज और संगीतकार जॉन केज से प्रेरित था। केज ने अपने अभिनय की शुरुआत 1981 के टेलीविजन पायलट द बेस्ट ऑफ टाइम से की, जिसे ABC ने कभी नहीं उठाया। 21 उनकी फिल्मी शुरुआत 1982 में हुई, जिसमें उन्होंने आने वाली उम्र की फिल्म फास्ट टाइम्स 8 रिजमोंड हाई में जज रेनहोल्ड के चरित्र के एक अनाम सहकर्मी की एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने मूल रूप से रेनहोल्ड के हिस्से के लिए ऑडिशन दिया था। 22 फिल्म में उनका अनुभव कलाकारों द्वारा उनके चाचा की फिल्मों के अंतहीन उद्धरण देने से खराब हो गया, जिसने उन्हें अपना नाम बदलने के लिए प्रेरित किया। 22 केज की पहली अभिनीत भूमिका रोमांटिक कॉमेडी वैली गर्ल 1983 में डेबोरा फोरमैन के साथ आई, जिसमें उन्होंने एक गुंडे की भूमिका निभाई जिसे टाइटैनिक वैली गर्ल से प्यार हो जाता है। 24
उन्होंने अपने चाचा की फिल्म द आउटसाइडर्स में डलास विंस्टन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जो एसी हिंटन के उपन्यास पर आधारित थी, लेकिन मैट डिलन से हार गए। 25 हालांकि केज उस वर्ष कोपोला के एक अन्य हिंटन उपन्यास रंबल फिश के रूपांतरण में सहकलाकार होंगे। 26 1984 में केज 3 पीरियड फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से किसी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ड्रामा रेसिंग विद द मून 1984 में केज ने शॉन पेन के साथ दोस्तों की भूमिका निभाई, जो यूएस मरीन कॉर्प्स में तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। 27 कोपोला की क्राइम ड्रामा द कॉटन क्लब में उन्होंने मॉब हिटमैन विंसेंट मैड डॉग कोल का एक काल्पनिक संस्करण चित्रित किया, जिसके लिए उन्होंने आलोचक पॉल अटानासियो से एक बलवान हिंसक ठग का चित्रण करने के लिए अपने कुछ क्षणों का कलात्मक उपयोग के लिए प्रशंसा अर्जित की। 28 वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज एलन पार्कर की ड्रामा बर्डी थी, जिसमें उन्होंने मैथ्यू मोडाइन के साथ दो करीबी दोस्तों की भूमिका। 29 बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब प्रदर्शन के बावजूद फिल्म और केज और मोडिन के अभिनय को सकारात्मक समीक्षा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक जेनेट मसलिन ने लिखा, मिस्टर केज ने अल की तत्परता और हताशा को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक पकड़ लिया है। साथ में ये अभिनेता उस भूमिका में चमत्कार करते हैं जिसे निभाना असंभव हो सकता था। 30 1986 में केज ने कम देखे गए कनाडाई स्पोर्ट्स ड्रामा द बॉय इन ब्लू और अपने चाचा की फंतासी कॉमेडी पैगी सू गॉट मैरिड 1986 में कैथलीन टर्नर के किरदार के पति की भूमिका निभाई, जो अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस यात्रा कर चुका है। 31-32 इसके बाद उन्होंने कोएन बंधुओं की क्राइम कॉमेडी रेजिंग एरिजोना 1987 में एक मंदबुद्धि पूर्व अपराधी की भूमिका निभाई। 33 केज की सबसे बड़ी सफलता 1987 में रोमांटिक कॉमेडी मूनस्ट्रक के साथ आई, जिसमें उन्होंने चेर के साथ एक गुस्सैल बेकर की भूमिका निभाई, जिसे अपने अलग हुए भाई की विधवा मंगेतर से प्यार हो जाता है। 20 यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों के बीच हिट रही। 1989 से 1994 करियर में मंदी। 1989 में केज ने ब्लैक कॉमेडी वैम्पायर्स किस में एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसे एक पिशाच से प्यार हो जाता है और जल्द ही वह खुद को पिशाच मानने लगता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप रही, लेकिन केज के अतियथार्थवादी और अतिउत्साही प्रदर्शन के कारण इंटरनेट मीम्स में इसकी काफी लोकप्रियता रही। आलोचक विंसेंट कैम्बी को लगा कि फिल्म मिस्टर केज के अव्यवस्थित आत्मभोगी प्रदर्शन से प्रभावित और नष्ट हो गई। 36 जिम्बाब्वे में इतालवी ड्रामा टाइम टू किल 1989 को फिल्माने के बाद उन्होंने डेविड लिंच की रोमांटिक अपराध फिल्म वाइल्ड एट हार्ट 1990 में लॉरा डर्न के साथ अभिनय किया। 37 1990 के कान फिल्म फेस्टिवल में विवादास्पद रूप से पाल्मे डियोर जीतने के बावजूद वाइल्ड एट हार्ट को रिलीज होने पर मिश्रित समीक्षा मिली। 38 केज अवंतगार्डे कॉन्सर्ट प्रदर्शन इंडस्ट्रियल सिम्फनी नंबर 1 के लिए लिंच और डर्न के साथ फिर से जुड़ेंगे। 39 इसके अलावा 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म फायर बर्ड्स में एक हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों द्वारा खराब माना गया और टॉप गन 1986 से नकारात्मक रूप से तुलना की गई। 40 केज की अगली फिल्म कामुक थ्रिलर जैंडेली 1991 संयुक्त राज्य अमेरिका में डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज हुई, जहां इसे थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली। 41 रोमांटिक कॉमेडी हनीमून इन वेगास 1992 में उनके मूर्ख हर आदमी के प्रदर्शन ने कुछ सकारात्मक आलोचनात्मक नोटिस प्राप्त किए। 42 जिसमें रोजर एबर्ट भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ आलोचकों द्वारा उनके अभिनय को अत्यधिक पाए जाने के बीच केज का बचाव किया और केज को अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाया। 43-34 उन्होंने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए वैरायटी शो सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी। 1993 में केज की 3 फिल्मों में से कोई भी डेडफॉल उनके भाई क्रिस्टोफर द्वारा निर्देशित एमोस एंड एंड्रयू और रेड रॉक वेस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि अंतिम उल्लेखित न्योनोयर थ्रिलर, जिसमें उन्होंने एक आवारा व्यक्ति की भूमिका निभाई थी जिसे हिटमैन समझ लिया गया था, को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। 45 कॉमेडी गार्डिंग टेस 1994 ने केज को शर्ली मैक्लेन के साथ एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में एक पूर्व प्रथम महिला की सुरक्षा करते हुए जोड़ा, हालांकि इसे कुछ आलोचकों द्वारा व्युत्पन्न कहकर खारिज कर दिया गया था। 46 इसके बाद उन्होंने ब्रिजेट फोंडा के साथ रोमांटिक कॉमेडी इट कुड हैपन टू यू में एक नकदी की कमी से जूझ रहे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो अपनी लॉटरी जीत को एक वेट्रेस के साथ साझा करने की पेशकश करता है।
1995 से 2003 आलोचनात्मक सफलता और एक्शन स्टार। क्राइम फिल्म किस ऑफ डेथ 1995 में एक मनोरोगी अपराधी सरगना के रूप में केज के प्रदर्शन को कई आलोचकों ने फिल्म के मजबूत बिंदु के रूप में देखा था 50, लेकिन उनका सबसे प्रशंसित प्रदर्शन अभी तक ड्रामा लीविंग लास वेगास में एक शराबी पटकथा लेखक के रूप में आया था जो लास वेगास में एक वेश्या के प्यार में पड़ जाता है। 51 इस भूमिका ने केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलाया। भूमिका की तैयारी के लिए केज ने 2 सप्ताह तक शराब पी और खुद के फुटेज का अध्ययन किया। 52 1996 में उन्होंने माइकल बे की द रॉक में शॉन कॉनरी और एड हैरिस के साथ अभिनय किया जो केज की एक्शन फिल्मों की श्रृंखला की पहली फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने एक FBI रासायनिक हथियार विशेषज्ञ की भूमिका निभाई जो अल्काट्राज संघीय जेल में घुसता है। द रॉक बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। पत्रकार अलेक्जेंडर लार्मन ने कहा कि फिल्म ने केज को एक ऑफबीट एक्शन स्टार के रूप में अप्रत्याशित पेशे में लॉन्च किया। 53 इसके बाद उन्होंने कॉन एयर और फेस ऑफ में अभिनय किया जो 2 व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन थ्रिलर थीं जो जून 1997 में रिलीज हुई थीं। जॉन क्यूसैक और जॉन माल्कोविच के साथ केज ने कॉन एयर में एक पैरोल के रूप में कलाकारों की टुकड़ी का नेतृत्व किया जिसे US मार्शल चवन एबर्ट को लगा कि केज ने गलत चुनाव किया। कैमरून पो को एक धीमे धीमे एल्विस टाइप के किरदार में निभाकर जो बहुत ही ईमानदार है और हर काम को सुरंग की तरह देखता है, अगर वह कम गवार होता तो यह ज्यादा मजेदार होता। 55 जॉन वू की फेस ऑफ में केज और जॉन ट्रेवोल्टा ने कट्टर दुश्मन एक आतंकवादी और एक FBI एजेंट की दोहरी भूमिकाएं निभाईं जो एक दूसरे की नकल करने के लिए चेहरे का प्रत्यारोपण करवाते हैं जिसके लिए केज और ट्रेवोल्टा को किरदार बदलने पड़ते हैं। दोनों के अभिनय की आलोचकों ने प्रशंसा की। BBC ने अपनी समीक्षा में लिखा, ट्रेवोल्टा और केज ने अपनी दोहरी भूमिकाओं में शारीरिक सूक्ष्मताएं जोड़ी हैं जो दूसरे अभिनेता के चरित्र को दर्शाती हैं। 56 इन एक्शन फिल्मों में लगातार अभिनय करने के बाद केज ने रोमांटिक फंतासी फिल्म सिटी ऑफ एंजेल्स 1998 में अधिक गंभीर किरदार में लौटने का फैसला किया जो जर्मन फिल्म विंग्स ऑफ डिजायर 1987 की एक भीली रीमेक थी जिसमें उन्होंने एक देवदूत की भूमिका निभाई थी जो एक महिला मेग रयान द्वारा अभिनीत से प्यार करने लगता है। फिल्म और केज के प्रदर्शन को लेकर आलोचकों की राय बंटी हुई थी जिसमें उन्हें अंतहीन संसाधन संपन्न और एक देवदूत से ज्यादा एक सीरियल किलर जैसा दिखने वाला बताया गया था। 57-58 ब्रायन डी पाल्मा की थ्रिलर स्नेक आइज 1998 की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें केज ने एक भ्रष्ट जासूस की भूमिका निभाई थी। अन्य फिल्मों में मार्टिन स्कॉर्सेसे की 1999 की न्यूयॉर्क सिटी पैरामेडिक ड्रामा ब्रिंगिंग आउट द डेड 20 और रिडले स्कॉट की 2003 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म मैजेस्टिक मैन शामिल हैं जिसमें उन्होंने जुनूनी बाध्यकारी विकार वाले एक ठग की भूमिका निभाई थी। 61 केज की अधिकांश फिल्में जिन्होंने वित्तीय सफलता हासिल की वे एक्शन एडवेंचर शैली की थीं। इनमें द रॉक 62, कॉन एयर 63, फेस ऑफ 64 और गॉन इन 60 सेकंड्स शामिल हैं जिसमें केज एक सेवानिवृत्त कार चोर की भूमिका में है। 65 उन्होंने 2001 की फिल्म कैप्टन कोरेली के मैंडोलिन में मुख्य भूमिका निभाई और इस भाग के लिए खरोंच से मैंडोलिन बजाना सीखा। 66, 67, 2002, 68 केज ने 2002 में सोनी के साथ निर्देशन की शुरुआत की जो एक कम बजट की ड्रामा थी जिसमें जेम्स फ्रैंको ने एक पुरुष वेश्या की भूमिका निभाई थी जिसकी मां ब्रेंडा ब्लेथिन उसके दलाल के रूप में काम करती है। फिल्म में केज की एक छोटी भूमिका थी जिसे खराब समीक्षा मिली और सीमित संख्या में सिनेमाघरों में कम समय तक चली। 20-69 केज के निर्माण करियर में शैडो ऑफ द वैम्पायर शामिल है जो सैटर्न फिल्म्स का पहला प्रयास है। 70 2004 से 2011 फ्रैंचाइज फिल्में 2009 वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केज अपनी अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नेशनल ट्रेजर में वह एक विलक्षण इतिहासकार की भूमिका निभाते हैं जो संयुक्त राज्य के संस्थापक पिताओं द्वारा छिपाए गए खजाने को खोजने के लिए एक खतरनाक साहसिक कार्य पर जाता है। 71 2005 में उनकी 2 फिल्में लॉर्ड ऑफ वॉर और द वेदर मैन 72 देश भर में रिलीज और उनके प्रदर्शन के लिए अच्छी समीक्षा के बावजूद महत्वपूर्ण दर्शक पाने में विफल रहीं। 73
द विकर मैन की 2006 की रीमेक की बहुत खराब समीक्षा की गई और यह अपना $40 मिलियन का बजट वापस पाने में विफल रही। 75 दिसंबर 2006 की शुरुआत में केज ने बहामास अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में घोषणा की कि वह अन्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने भविष्य के अभिनय प्रयासों को कम करने की योजना बना रहे। 76 मार्वल कॉमिक्स के चरित्र पर आधारित बहुआलोचना वाली घोस्ट राइडर 2007 ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $45 मिलियन शीर्ष कमाई से अधिक की कमाई की और 25 मार्च 2007 को समाप्त सप्ताहांत तक दुनिया भर में $208 मिलियन से अधिक की कमाई की। 77 इसके अलावा 2007 में उन्होंने बी मूवी डबल फीचर ग्रिंडहाउस 78 से रॉब जोम्बी के नकली ट्रेलर वेयरवोल्फ विमेन ऑफ द एसएस में चीनी आपराधिक मास्टरमाइंड डॉफू मांचू के रूप में एक छोटी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका निभाई और नेक्स्ट में अभिनय किया, जिसने केज की फिल्म 79 द फैमिली मैन 2000 के साथ वैकल्पिक समयरेखा में एक झलक की अवधारणा साझा की। 80 नवंबर 2007 में केज को न्यूयॉर्क शहर में रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग शो के मंच के पीछे देखा गया था, जहां वे द रेसलर के लिए मुख्य भूमिका की तलाश कर रहे थे। हालांकि केज ने जल्द ही प्रोडक्शन छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास भूमिका की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है और निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की ने मुख्य भूमिका के लिए मिकी राउर्क को प्राथमिकता दी। राउर्क को उनके प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 81-82 फिल्म के साथ एक साक्षात्कार में एरोनोफ्स्की ने केज के फिल्म छोड़ने के फैसले के बारे में कहा कि निक एक पूर्ण सज्जन व्यक्ति थे और उन्होंने समझा कि मेरा दिल मिकी के साथ था और उन्होंने खुद को किनारे कर लिया। एक अभिनेता के रूप में निक केज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में निक के साथ काम कर सकता था, लेकिन आप जानते हैं, निक मिकी का अविश्वसनीय रूप से समर्थन करते थे और वह मिकी के पुराने दोस्त हैं और वास्तव में इस अवसर पर मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को दौड़ से बाहर कर लिया। 83 2008 में केज फिल्म बैंकॉक डेंजरस में जो के रूप में दिखाई दिए, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो बैंकॉक में काम के दौरान हृदय परिवर्तन से गुजरता है। फिल्म को पैंग ब्रदर्स ने शूट किया है और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई स्वाद है। 84 2009 में केज ने एलेक्स प्रोयास द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन थ्रिलर नोइंग में अभिनय किया। फिल्म में वह एक MIT प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं जो अपने बेटे के प्राथमिक विद्यालय में खोदे गए समय कैप्सूल की सामग्री की जांच करता है। कैप्सूल के अंदर मिली चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो पहले ही सच हो चुकी हैं, उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि दुनिया सप्ताह के अंत में खत्म होने वाली है और वह और उसका बेटा किसी तरह इस विनाश में शामिल हैं। 85 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। दोस्तों अब तक इस मूवी के 2 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। दूसरा पार्ट हमें 17 नवंबर 2012 को एक तरह से इंडिया के अंदर देखने को मिला था और साथ ही साथ इसे 95 मिनट की लेंथ के साथ बनाया गया था। बाकी 57 मिलियन इसका टोटल बजट था और नेट कलेक्शन इसका रहा 150 मिलियन के तकरीबन पहुंच चुका था और लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इसी के अगले पार्ट के बारे में बात की जाए तो टीजर ट्रेलर अभी तक कोई आउट नहीं किया गया ऑफिशियल, बाकी कई फीडबैक आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।